दोस्तों जब भी मैं आपको कोई कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं तो वो थ्रू अ पीपीटी एक्सप्लेन करता हूं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए, और अगर आपको ऐसा ये तरीका पसंद आएगा तो मैं आगे आने वाली वीडियोस में भी इसको अडॉप्ट करूंगा। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है दोस्तों सेडिशन, विच इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पीनल कोड। क्योंकि अभी रिसेंटली कल या परसों की बात है कि जस्टिस चंद्रचूड़, हु इज़ अ रिनाउंड जज इन सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने एक सरकास्टिक रिमार्क दिया था और बोला था कि मैंने काफ़ी न्यूज़ देखी है कि डेड बॉडीज आर फ्लोइंग इन द गंगा रिवर, कि गंगा रिवर में काफ़ी डेड बॉडीज को बहते हुए दिखाया गया है मीडिया में। तो क्या कोई सेडिशन का केस तो फाइल नहीं हुआ है किसी मीडिया हाउस के अगेंस्ट? तो एक सरकास्टिक रिमार्क था अगेंस्ट सेडिशन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है असल में सेडिशन, और क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और क्यों सुप्रीम कोर्ट को एक स्टैंड लेना पड़ रहा है जिसमें उन्होंने अब एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करी है जो ये देखेगी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी क्या कहता है। देखिए वो ये कहता है कि अगर आप बाय वर्ड्स आइदर रिटन या ओरली, या फिर आप बोल के या फिर लिख कर या फिर कोई सिंबल्स के थ्रू कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि गवर्नमेंट के खिलाफ एक हेट्रेड उत्पन्न हो पाए, या फिर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके साथ ही साथ हेट्रेड तो आए उसके साथ वायलेंस भी इंसाइट हो, जिससे कि देश में एक हीन भावना के साथ सरकार को देखा जाए, उसी के साथ ही साथ एक वायलेंट एक्टिविटीज बाकी लोग इंडल्ज हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो माना जाता है कि आपने सेडिशन कमिट किया है। एक बात याद रखिएगा कि आपके वर्ड्स जो आपने लिखे हैं या बोले हैं या सिंबल्स के थ्रू जो भी आपने किया है वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि वायलेंस इंसाइट हो कंट्री में। अगर वायलेंस इंसाइट नहीं होता है कंट्री में तो उसको सेडिशन के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊं तो जब आईपीसी ड्राफ्ट की गई इन द ईयर 1860 बाय लॉर्ड मैक्यूले और उसको इंप्लीमेंट किया गया इंडिया में, तो तब सेडिशन लॉ को इन्वॉल्व किया गया था। आप रीजन अच्छे से समझ ही सकते हैं कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि कोई भी डिसेंटिंग वॉइस उनके अगेंस्ट खड़ी ना हो। ऐसा ना हो कि लोग सरकार के खिलाफ बोलने लगे, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट भी चला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चला, तो उस समय इसका बहुत बार इस्तेमाल किया गया। और पहला केस ऑल्दो ये आ गया था 1860 में, पर पहला केस जो इंडिया में रजिस्टर किया गया वो रजिस्टर किया गया था अगेंस्ट जोगेंद्र चंद्र बोस। तो ये पहला केस था वो रजिस्टर किया गया था क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वहीं अगर मैं आपको और बातें बताऊं वो ये है कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी लोगों के अगेंस्ट भी सेडिशन का जो लॉ है वो इम्पोज किया गया जा चुका है, उनको अरेस्ट भी किया गया था अंडर सेडिशन। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी पनिशमेंट क्या होगी, तो इसकी पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 124A कि आपको 3 साल की सजा मिल सकती है या फिर आपको उम्र कैद भी हो सकती है। उसके साथ ही साथ आपके ऊपर फाइन भी इम्पोज हो सकता है, या फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट दोनों आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ केसेस के ऊपर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग समय पर अलग अलग राय दी है। तो एक केस था 1962 का। द केस नेम वाज केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो दोस्तों इस केस में गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कुछ ऐसा किया जाता है जिसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है कोई, लिख कर, बोलकर या कैसे भी, तो उसके अगेंस्ट सेडिशन का आप केस नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म इज डज नॉट इक्विवेलेंट टू अ सेडिशन। मतलब सेडिशन नहीं माना जाएगा अगर आप खाली सरकार को क्रिटिसाइज करें, जब तक वो क्रिटिसिज्म ऐसा ना हो कि उससे आप वायलेंस इंसाइट करने चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि लोग वायलेंट हो जाएं और सरकार के खिलाफ एक्शन लें। आपको मैं 2 इंस्टेंसेस देता हूं। देखिए एक इंस्टेंसेस है कि मैंने अपनी स्पीच में बोला कि दोस्तों ये सरकार बहुत ही करप्ट है, अब हमें इन्हें सबक सिखाना होगा, हमें अगले चुनाव में इन्हें केंद्र की सरकार से बाहर करना है। वहीं दूसरी तरफ मैं ये बोलूँ एक स्पीच में कि दोस्तों सुनिए, ये सरकार बहुत ही लालचियों की सरकार है, करप्ट सरकार है, अब इनके खिलाफ हमें वायलेंट एक्शन लेने पड़ेंगे, अब हमें इनको मौत के घाट उतारना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने दी ये सेडिशन के दायरे में आ जाएगी, पर जो पहली दी वो सेडिशन के दायरे में नहीं आएगी, क्योंकि उसके थ्रू मैंने कोई भी वायलेंस इंसाइट नहीं किया है। वैसे ही दोस्तों उसके बाद एक केस आया बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई बंदा ये नारे लगाता है कि खालिस्तान जिंदाबाद, तो इसको भी सेडिशन नहीं माना जा सकता जब तक उससे कोई वायलेंस इंसाइट ना हो, जब तक इंडिया की यूनिटी या इंटीग्रिटी पे उसका असर ना पड़े, क्योंकि कोई वायलेंस इंसाइट नहीं हुआ अगर खालिस्तान जिंदाबाद के कोई नारे लगाता है। पर अगर उससे वायलेंस इंसाइट किया जाता है और देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को डैमेज होता है तो उसको सेडिशन के दायरे में लाया जा सकता है। बोला गया था इन द केस ऑफ बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब।
दोस्तों कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक विवाद आया है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, तो क्या उसको ये जो सेडिशन का कानून है वो वायलेट नहीं करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग जजमेंट्स में ये बात कही है कि दे बोथ आर नॉट म्यूचुअली कंक्लूसिव। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार किसी को अरेस्ट कर लेती है अंडर सेडिशन और बाद में ये बोलती है कि हमारे पास ये राइट है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे किसी भी बंदे की रोक लगा सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो इस केस में अप्लाई नहीं होगा जब तक कि उस बंदे ने जो कुछ भी लिखा या बोला वो एक ऐसे नेचर का था जिसकी वजह से कंट्री में वायलेंस इंसाइट हुआ। और दोस्तों इसी चीज को चेक करने के लिए कि क्या सेडिशन के लॉ कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, उसी को चेक करने के लिए अभी रिसेंट में ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करी जाएगी। दोस्तों अब इसके वर्ल्ड वाइड सिनेरियो को जानते हैं कि किन किन कंट्रीज में सेडिशन का जो लॉ है उसको एबॉलिश कर दिया गया है और किन कंट्रीज में आज भी इम्प्लीमेंटेड है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कहाँ ये इम्प्लीमेंटेड है तो वो है एक कंट्री नाइजीरिया, और इसको एबॉलिश किन किन कंट्रीज में कर दिया गया है उसमें शामिल है न्यूजीलैंड ने इसको एबॉलिश किया था इन द ईयर 2007। यूके जिसने इसको हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया उसने इसको एबॉलिश किया इन द ईयर 2009। यहाँ तक कि यूएसए तक में ये जो सेडिशन का लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी जरूरी होता है इन अ गुड वे, नॉट इन द बैड वे ऑफ कोर्स, कि वायलेंस आप इंसाइट ना करें, पर अच्छे तरीके से गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी जरूरी है फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एक और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ कि आज तक हमारे देश में चाहे हिस्ट्री उठा के देखें इतने सारे केसेस सेडिशन के रजिस्टर हुए हैं, पर अगर आप देखेंगे कि कितने लोगों को उसमें कन्विक्शन हुआ, कितने लोगों को कन्विक्ट किया गया, कितने लोगों को सजा मिली, तो शायद 1% भी नहीं होंगे। बहुत ही कम लोगों का इसके अंतर्गत कन्विक्शन हो पाया है, सक्सेसफुल कन्विक्शन। तो इसी को देखते हुए अभी रिसेंटली भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि वो सेडिशन लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करेंगे। ये देखा जाएगा कि कहीं जो सेडिशन के लॉज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट तो नहीं जाते। तो अभी उसका जजमेंट नहीं आया, अभी उसकी हियरिंग स्टार्ट होगी, तो जैसी जजमेंट आएगा उसके ऊपर मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों इस वे में अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वरना जो मैं पीपीटीज के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ वो तो जारी रहेगा। थैंक यू सो मच।